हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। एंड आपका जो संडे है बहुत ही अच्छा जा रहा है। एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपकी जेआईबी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, फुल स्विंग में चल रही है। ठीक है। तो हमारी जो है ये फ्री फाउंडेशन यूट्यूब सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग रोज आपके लिए चारों सब्जेक्ट्स के लिए यूट्यूब पर फ्री वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आई होप इसका आप फायदा अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है। तो हमारा पीपीबी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स बाय एनी चांस मिस कर दिए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर्स को देख सकते हैं और हमारे साथ वो कंटेंट पढ़ सकते हैं। ऑल राइट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। तो इसमें हम समझेंगे कि हमारे पास ब्रांचेस में डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आते हैं, उनका अकाउंट आप कैसे खोले हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ पर्सनल अकाउंट्स की और कुछ और तरीके के अकाउंट्स की, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है खोलने की। So for all of you who are new to the channel, let me give you a brief introduction. I am a graduate from Sri Ram College of Commerce and I'm also an ex-banker like you guys. मैंने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 5 साल काम किया है, जेआईबी और सीएआईबी क्वालिफाई किया है, एंड नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस आउट विद योर जेआईबी एंड सीएआईबी प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आप लोगों को मुझे इसका आंसर बताना है नेक्स्ट क्लास में। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, हमने कल पढ़ा था कि बहुत सारे टाइप के लीगल एंटिटीज हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी कंपनी की, तो जो कंपनी है वो क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी खुद तो आके अपने डॉक्यूमेंट साइन कर नहीं सकती है। ठीक है। तो वो कोई ना कोई नेचुरल लीगल पर्सन को साइन करते हैं, जो कि उनके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट साइन कर दें। ये हम सबको पता ही है। ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी एक कंपनी के बेनिफिशियल ओनर कौन है। हो सकता है सबका 10-10% हिस्सा है, हो सकता है कुछ डायरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट जो है कंपनी के डिसीजंस ले रहे हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करें? तो उसके लिए हमारे पास गाइडलाइन है बेनिफिशियल ओनरशिप की, को डिसाइड करने की बेसिस कि किसी एक इंडिविजुअल का उस कंपनी में कितना हिस्सा है या फिर कितना एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं, आपको मुझे इसका जवाब देना था। तो देखते हैं। हमें बताना था कि कौन सा जो है ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें अगर हम कंपनी की बात करें तो इन केस ऑफ अ कंपनी, अगर कोई एक इंडिविजुअल 25% से ज्यादा शेयर रखता है कंपनी के कैपिटल में या प्रॉफिट में, तो उसे हम बेनिफिशियल ओनर मानेंगे। ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था। अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, उसमें किसी भी पार्टनरशिप का 15% से ज्यादा कैपिटल में या प्रॉफिट में हिस्सा है, तो वो भी उस कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे। ठीक है। फिर उनका हम जो है सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ठीक है। अगर हम किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात करें, तो उनके केस में जिनका भी 15% से ज्यादा कैपिटल या प्रॉफिट या प्रॉपर्टी में हिस्सा है, उसको उनको हम बेनिफिशियल ओनर मानेंगे। या कई बार हमारे पास कोई ऐसा केस हो जाता है कि लेट्स से उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस में सब लोगों का 10-10% ही हिस्सा है, तो उस केस में हम बेनिफिशियल ओनर किसको मानेंगे? हम किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को बेनिफिशियल ओनर मानेंगे जिसका जो है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में एक मेजर रोल है। ठीक है। उनको हम जो है बेनिफिशियल ओनर मानेंगे। तो बेनिफिशियल ओनर फाइंड आउट करने का हमारा पर्पस क्या रहता है? वो ये रहता है कि हमें किस किस का केवाईसी लेना है एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। अगर हम ट्रस्ट की बात करें, तो ट्रस्ट के केस में जितने भी लोग हैं जिनका 15% से ज्यादा हिस्सा है, या फिर अगर वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कितना परसेंट हिस्सा है, तो जिनका इफेक्टिव कंट्रोल है ट्रस्ट के डिसीजन मेकिंग में या फिर ट्रस्ट को चलाने में, उनको हम बेनिफिशियल ओनर मान लेंगे। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर B। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं।
तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो किस बारे में है कि हम किस किस तरह के जो है अकाउंट्स खोलते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ठीक है। हमारा क्या पर्पस होता है कि हम अकाउंट्स इस तरीके से खोलें कि हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल आ रहा है उसे हम अकाउंट खोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। सो एज पर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हमारा फर्ज बनता है कि हम सब तरीके के लोगों का, एंटिटीज का अकाउंट खोलें। बट अगर कोई ऐसे पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं या एंटिटीज हैं जिनमें किसी वजह से हमें स्ट्रिक्टर केवाईसी चाहिए या कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम उसकी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट खोलते हैं, माइनर्स का अकाउंट खोलते हैं जो कि उनके गार्जियंस मैनेज करते हैं, इलिटरेट पर्सन्स का भी हमें अकाउंट खोलना होता है, हम मना नहीं कर सकते, बट उनके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। इंडिविजुअल्स का तो हम अकाउंट्स खोलते ही हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म का हम अकाउंट खोलते हैं, एचयूएफ का, ब्लाइंड पर्सन्स का, ठीक है, या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं जिनका अकाउंट हम खोलते हैं एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड वी कैन नॉट डिनाई एनी वन टू बी अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो देखते हैं सबके लिए रेगुलेशंस क्या है। अब मैं बात करती हूँ पर्सनल अकाउंट्स की। यहाँ पहले पर्सनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स जो हैं हमारे किस किस तरह के हो सकते हैं। पर्सनल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो इंडिविजुअल्स भी जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ना। ठीक है। इंडिविजुअल्स डिफरेंट टाइप से किस बेसिस पे हो सकते हैं? एज के बेसिस पे हो सकते हैं, या फिर कोई जो है उनकी मेडिकल कंडीशन है या उनको किसी और तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बेसिस पे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो हमारी जो मेन कैटेगरीज हैं इंडिविजुअल्स में, पहला है इंडिविजुअल, फिर है जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, फिर हमारे हैं इलिटरेट पर्सन जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, फिर है हमारे ब्लाइंड पर्सन। तो इनके लिए जो है हमारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, और इनके लिए जो है अकाउंट की ऑपरेशन के भी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। सो आई एम होपिंग कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, क्योंकि हम अकाउंट जो ब्रांचेस में है अकाउंट्स हर तरह के इंडिविजुअल के खोलते हैं। बट लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू कि किस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, एलिजिबल कौन है? कोई भी इंडिविजुअल, मैं, आप, ठीक है, जो मेजर है, माइनर नहीं है, साउंड माइंड के हैं और इंसॉल्वेंट नहीं है, तो हम उनका अकाउंट खोल सकते हैं। मैं जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की बात करूं, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स क्या है? दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स अगर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वो भी हम खोल सकते हैं। हम साथ में एक एनआरआई के साथ भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर वो किसी के क्लोज रिलेटिव हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनआरआई के साथ जॉइंट अकाउंट पॉसिबल नहीं है। तो किसी इंडियन नेशनल का एनआरआई के साथ भी हम जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इलिटरेट पर्सन है तो उनका भी हम अकाउंट खोल सकते हैं, एलिजिबल है बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ऐसे ही ब्लाइंड पर्सन है तो लॉ ने हमें ऐसा नहीं कहा है कि कोई ब्लाइंड है तो वो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड रहेगा, उनका अकाउंट हम नहीं खोल सकते। तो उनका भी हम अकाउंट खोल सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है? अगर अकाउंट ओपन करें इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल को साइन करना है, और इंडिविजुअल के केस में हम करंट और सेविंग दोनों ही अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसे अगर हम जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की बात करें, तो जो अकाउंट है, ये जितने भी हमारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, वो दो हैं या तीन हैं, सभी को साइन करना पड़ेगा उस अकाउंट को खुलवाते हुए। और हम इनके केस में भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों खोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम ब्रांचेस में देखते ही हैं। अगर मैं इलिटरेट पर्सन की बात करूं, तो इनका जो हम अकाउंट है वो एक थंब इम्प्रेशन के बेसिस पे खोलते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इलिटरेट है, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो ये सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। और थंब इम्प्रेशन और उसे किसी ऐसे पर्सन से अटेस्ट कराएं जो बैंक का एक ट्रस्टेड पर्सन हो। और इनका हम सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर मैं ब्लाइंड पर्सन की बात करूं, तो ब्लाइंड पर्सन सिग्नेचर भी कर सकते हैं और थंब के साथ भी अकाउंट खोल सकते हैं। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज, मान लीजिए ब्लाइंड है, हो सकता है कि वो सिग्नेचर हर बार अलग करें। ठीक है। तो उस केस में हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप थंब के साथ ही अपना अकाउंट खुलवाइए, और उसको हम अटेस्टेशन के साथ ही जो है आपको ऑपरेट करने देंगे, और वो भी सिर्फ सेविंग अकाउंट ही खोल सकते हैं। अगर हम बात करें केवाईसी रिक्वायरमेंट्स की, तो ठीक है, सब में ऑलमोस्ट सिमिलर ही केवाईसी रिक्वायरमेंट्स हैं।
जो है हमारे, हमने कल डिस्कस किए थे, ओवीडीज हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड केवाईसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही हमारे यहाँ पे चारों अकाउंट्स में रहते हैं, ठीक है, कोई ऐसे एडिशनल केवाईसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं चेकबुक की, तो इंडिविजुअल के केस में चेकबुक अलाउड है, ये हमें पता है। जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के केस में भी चेकबुक अलाउड है। इलिटरेट पर्सन के केस में चेकबुक अलाउड नहीं है, क्योंकि वो चेकबुक पे थंब इम्प्रेशन तो अलाउड नहीं है। आप वेरीफाई कैसे करेंगे किसी ने चेक काट के दिया है कि वो उन्होंने ही चेक काट के दिया है? नहीं, तो वो सिर्फ विड्रॉल स्लिप के थ्रू ही विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लाइंड पर्सन के केस में भी जो है चेकबुक आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब ऑपरेशनल रूल्स की बात करें तो इंडिविजुअल है, स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई होते हैं, आइदर सर्वाइवर, ये तो इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपका इंडिविजुअल ही आपका जो है वो रहेगा मोड ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो जॉइंट अकाउंट होता है उसका पर्पस क्या होता है कि मान लीजिए फंड्स किसी एक पर्सन के हैं बट मैनेज दो लोग करना चाहते हैं, या कोई एक बंदा है फंड्स दोनों के हैं बट वन पर्सन इज अवेलेबल टू मैनेज द फंड्स, तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं अकाउंट खुलवाते हुए और अपना मोड ऑफ ऑपरेशन बताते हैं, आइदर सर्वाइवर रहेगा या जॉइंट ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। इलिटरेट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो उनके जो है विड्रॉल्स एक तरीके से लिमिटेड होते हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं, हम चाहते नहीं है कि उनके अकाउंट में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो। चेकबुक फैसिलिटी हम उनको नहीं देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर उन्हें कभी भी पैसा निकालना है उसे उन्हें पर्सनली आना पड़ेगा, ठीक है। किसी और को वो चेक तो एनीवेज दे ही नहीं सकते हैं वो, और जो विड्रॉल स्लिप है उसमें एनीवेज रिक्वायरमेंट होता है कि जब आप पर्सनल विजिट करेंगे तभी हम आपको पैसा दे पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि क्या एक इलिटरेट पर्सन जॉइंट अकाउंट, जॉइंट ऑपरेशन रख सकता है? रख सकता है इलिटरेट पर्सन जॉइंट ऑपरेशन, अपना एक लेटर देके कि मैं इनके साथ अपना अकाउंट ऑपरेट करना चाहता हूं, बट जिनके साथ वो ऑपरेट करना चाहते हैं वो एक जॉइंट ऑपरेशन रहेगा। जो लिटरेट पर्सन है वो इंडिविजुअली उनका अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना इधर सर्वाइवर हो सकता है ना इंडिविजुअल हो सकता है, बट जॉइंट ऑपरेशन जो है हम इलिटरेट के अकाउंट में अलाउ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड पर्सन की। ब्लाइंड पर्सन का क्या होता है? जो आप अकाउंट ऑपरेट करते हैं या तो आप सिग्नेचर से करते हैं या थंब से करते हैं, उसको आपको अटेस्ट कराना होता है, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने उनका अमाउंट गलत भर दिया हो। हमें उन्हें पासबुक रीड आउट करनी होती है बिफोर एंड आफ्टर विड्रॉल ऑफ मनी। अगर वो चाहें और मैनेजर को विश्वास हो जाए कि वो किसी एक ऐसे पर्सन को ला रहे हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका बेनिफिट चाहते हैं, और वो अथॉरिटी दे दें कि ये पर्सन मेरे बिहाफ पे एक्ट करेंगे और पैसा निकाल सकते हैं, एंड इफ मैनेजर इज सेटिस्फाइड, तो इस केस में हम लेटर ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे किसी और पर्सन को भी अथॉरिटी दे सकते हैं उनका अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपका ब्लाइंड पर्सन और रिलेटेड पर्सन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि किस तरह के रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो ये क्लियर हो गए होंगे। फोटोग्राफ्स तो जैसे हमें पता ही है बेसिक रिक्वायर्ड होते ही हैं। विड्रॉल की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जॉइंट में भी इंडिविजुअल में भी। इलिटरेट की बात करें तो एक ओरल कॉन्फर्मेशन भी चाहिए जिसमें हम बताएंगे कि, हम बताते हैं ना ब्रांच में कैशियर बोलता है कि 500 रुपए निकाल रहे हो, पता है ना आपको, पता है ना अपने 500 रुपए ही भरे हैं, क्योंकि जो उनका विड्रॉल स्लिप है वो जनरली खुद नहीं भर पाते हैं, उनका विड्रॉल स्लिप कोई ना कोई और भर रहा होता है। अगर हम ब्लाइंड पर्सन की बात करें तो उन्हें पासबुक हमें अपडेट करके देनी है और बताना भी है कि हमने आपके पासबुक में ये अपडेशंस किए हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। चेकबुक जो है हम इलिटरेट पर्सन को और ब्लाइंड पर्सन को अलाउ नहीं करते हैं। तो दीज आर योर पर्सनल अकाउंट्स। अब हम पर्सनल अकाउंट्स में ही एक ऐसे अकाउंट की बात करेंगे जिसमें काफी बार कंफ्यूजन भी होता है ब्रांचेस में कि किस तरह से जो है माइनर का अकाउंट ऑपरेट होगा, वो 10 साल से नीचे हैं, अब 10 से ऊपर हो गए, मेजर हो गए, चेकबुक मिल सकती है नहीं। तो आइए देखते हैं कि माइनर के रिलेटेड हमारे जो है क्या फीचर्स हैं। माइनर कौन होता है एज पर द लॉ? जिसकी एज है 18 ईयर्स से लेस, ठीक है। हम मानते हैं कि इनको उतनी समझ नहीं होती है, ठीक है, दे आर माइनर्स, दे डू नॉट नो कि किस तरीके से उन्हें फाइनेंशियली चीजें हैंडल करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट और आरबीआई का ये भी मानना है कि एज ए स्टूडेंट ऑल्सो हम चाहते हैं कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो अपने फाइनेंसेस की, और आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं, तो हम आपको कुछ बेसिक राइट्स देना चाहते हैं आपके अकाउंट चलाने के लिए। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं, तो एज 10 से पहले हम जिस माइनर का अकाउंट खोलते हैं वो हम किसी ना किसी गार्जियन के साथ ही खोलते हैं, ठीक है।
और गार्जियन कौन होता है इस केस में? मदर या फादर। ठीक है, स्टेप मदर या स्टेप फादर को हम गार्जियन नहीं मानते हैं। 10 साल के बाद जो है बैंक्स अलाउ कर देते हैं कि जो है मेजर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अपना अकाउंट खुद भी चला सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रांजैक्शंस पे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे, अमाउंट पे। 10 साल के बाद हम अलाउ कर देते हैं, और मेजर बनने के बाद हम एक नए तरीके से ही कह सकते हैं उनका अकाउंट खोलते हैं। हम उनका पूरा केवाईसी लेते हैं, दोबारा उनका फोटो लेते हैं, और उनके पास एज अ मेजर, एज एन इंडिविजुअल जो राइट्स होते हैं अकाउंट होल्डर के, वो सारे राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 10 साल से पहले जो है गार्जियन अकाउंट ऑपरेट करते हैं। कोई दो माइनर्स एक साथ अपना जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। ठीक है, ये क्लियर ही है, ऑब्वियस ही है। 10 साल के बाद माइनर जो है अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट भी चला सकता है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मेजॉरिटी के बाद तो हमें पता ही है कि माइनर अपना अकाउंट इंडिपेंडेंटली चला सकता है। ओवरड्राफ्ट अलाउड नहीं है माइनर को, बट मेजॉरिटी के बाद जैसे हम बाकी अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट अलाउ कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स क्रेडेंशियलिटी, तो हम ओवरड्राफ्ट अलाउ कर सकते हैं। अकाउंट टाइप जो क्या है, सेविंग्स अकाउंट ही रहता है। 10 साल से नीचे तो जो है हम चेकबुक डेबिट कार्ड नहीं देते हैं। 10 साल के ऊपर हम चेकबुक और डेबिट कार्ड दे सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। किशोर, तरुण, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के पास माइनर्स के लिए, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या लिमिटेड ट्रांजैक्शंस के लिए उन्हें चेकबुक या कुछ दे सकते हैं। मेजॉरिटी के बाद तो इट इज सिमिलर टू एन इंडिविजुअल अकाउंट, तो ये तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गार्जियनशिप की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की बात करें तो माइनर ने मान लीजिए कुछ भी बोला है, मेरे अकाउंट से ये पैसे निकाल लीजिए, कुछ बोला है, 10 साल से नीचे तो गार्जियन का ही है। अगर 10 साल से ऊपर जो माइनर अकाउंट चला रहा है, चेक उसको मिल जाता है, उसने कोई चेक काट के दे दिया और वो चेक ऑनर नहीं हुआ, तो उस केस में माइनर को आप लीगली बाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो लीगल कॉम्पिटेंस है वो लिमिटेड ही है। चेक काट सकते हैं, बट अगर वो एड्रेस नहीं होता है तो वो लीगली बाइंडिंग उनके ऊपर नहीं है। गार्जियनशिप की अगर हम बात करें तो फादर और मदर गार्जियन हो सकते हैं। एज 10 एंड अबव में भी गार्जियन का जो है ओवरसी तो वो अकाउंट करते ही हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, या फिर ऐसा है कि कोई अकाउंट है मान लीजिए जिसमें गार्जियन की डेथ हो जाती है, कुछ भी, उसमें जो माइनर जब मेजर होते हैं तो उनको उस अकाउंट के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। डेथ के केस में जो है गार्जियन अकाउंट क्लोज कर देते हैं, दोनों ही केसेस में। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर माइनर अकाउंट के बारे में। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन रहती है इसके अराउंड, तो आई थिंक वो भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? ये हमारा एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है बहुत पुराने टाइम से, जिसमें जो हमारी फैमिलीज हैं वो जो है एक मतलब बिग फैमिलीज के तरीके से ऑपरेट करती थी, कि जो एक फैमिली है उसमें 10 बंदे हैं और एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो उसमें बहुत बार ऐसे मान लीजिए एक फैमिली में 5 भाई हैं, तो अब वो बिजनेस सब एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, उनकी डॉटर्स भी हैं, ये भी मान लेते हैं, सिर्फ भाई क्यों माने हम। ठीक है, द डॉटर्स ऑल्सो, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर डूइंग बिजनेस। तो उस बिजनेस के लिए कोई एक अकाउंट बनाना जाए, एक एंटिटी बनाई जाए, जिसमें कि हम ये डिसाइड करें कि किस तरीके से उनका सारा जो है बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, अंडर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो ऑपरेट हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमारे जो HUF है उसमें एक कर्ता होते हैं, और बाकी जो होते हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं, या फिर क्या होते हैं, को पार्टनर्स। तो अगर हम समझे मेंबर्स ऑफ द फैमिली और को पार्टनर्स और कर्ता कौन होते हैं, तो कर्ता HUF में कौन होते हैं? जो फैमिली के हेड होते हैं उनको हम एक कर्ता बना देते हैं। ठीक है, जो सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और को पार्टनर्स कौन होते हैं? को पार्टनर्स वो होते हैं जो बाय बर्थ उस फैमिली में पैदा हुए हैं और उनका जो है प्रॉपर्टी पे और बिजनेस पे राइट है। ठीक है, तो पहले जो हमारा HUF एक्ट था वो ये राइट सिर्फ सन्स को देता था या ग्रैंड सन्स को देता था। बट अब जो हमारा HUF एक्ट है वो बोलता है कि हम ये सिर्फ राइट सन्स को ही क्यों दें, ये राइट डॉटर्स के पास भी होना चाहिए। तो जो को पार्टनर्स हैं वो जितने भी आपके कह सकते हैं कि बाय पर जिनका राइट बनता है उस प्रॉपर्टी पे, चाहे वो सन्स हैं डॉटर्स हैं, वो को पार्टनर्स हैं। अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो जो को पार्टनर्स हैं वो मेंबर्स तो हैं ही, जैसे कर्ता भी मेंबर है। मान लीजिए कोई सन है, उनकी वाइफ आ गई, तो वो भी
HUF की मेंबर बन जाएंगी बट वो को पार्टनर नहीं है। ठीक है, सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स, को पार्टनर्स एंड कर्ता इज क्लियर। तो HUF की बात करें, जो प्रॉपर्टी और बिजनेस होता है इनहेरिटेड होता है लीगल हायर से। एल्डेस्ट मेल जो होते हैं यूजुअली कर्ता होते हैं। अमेंडमेंट के बाद हमने क्या बोला, डॉटर्स को भी को पार्टनर्स बनाइए। ठीक है, और हमने ये भी बोला कि जो अब कर्ता है वो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स एन इक्वल सोसाइटी। तो अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको सभी जो उनके अडल्ट मेंबर्स हैं उनके साइन चाहिए, चाहे अकाउंट का ऑपरेशन है वो कर्ता ही करते हैं HUF में, राइट। तो और मान लीजिए आपके कोई मेंबर्स हैं जो कि माइनर्स हैं, तो उनके आपको गार्जियंस के सिग्नेचर चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे HUF में कितने लोग हैं जो मेंबर्स या को पार्टनर्स हैं। रूल्स क्या हैं, कर्ता के पास जो है अथॉरिटी होती है अगर वो कोई लोन लेना चाहे, बट सारे जो अडल्ट मेंबर्स हैं 18+ उनको लोन डॉक्यूमेंट्स साइन करने पड़ेंगे। सारे अडल्ट मेंबर्स आपको HUF में साइन करके देंगे कि हमारा कर्ता कौन है। ठीक है, ऐसे ना हो कि वो बोले कि दादाजी करता है, कोई बोले दादी जी करता है। सो यू हैव टू, सभी एडल्ट मेंबर्स जो है सेटिस्फाई होने चाहिए ये हमारी फैमिली के करता है। जो करता है उनके पास ये राइट होता है कि अगर उन्हें कोई एसेट ट्रांसफर करनी है या तो किसी लीगल रिक्वायरमेंट के अंडर या फिर जो है अपने बिजनेस के फायदे के लिए, तो वो कर सकते हैं। हमारे जितने माइनर को पार्टनर्स हैं जो हमने डिस्कस किया अभी, मान लीजिए कोई जो है पोते हैं दादी के, ठीक है, उनका भी जो इनहेरिटेंस में क्लेम आता है बट उन्हें कुछ पता नहीं है HUF है क्या, तो उनके जो गार्जियंस हैं वो उनके डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, बट हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए इस फैमिली में कितने को पार्टनर्स हैं। अगर कोई को पार्टनर निकल जाता है किसी फर्म से, डेथ या फॉर एनी अदर रीजन, उसका मतलब ये नहीं है कि HUF बंद हो जाएगा, HUF चलता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है हमें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सारे अडल्ट मेंबर साइन करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर कार्ड सर कर्ता साइन करेंगे। फैमिली लेटर सारे अडल्ट मेंबर्स देंगे कि कर्ता कौन है, और अगर कोई माइनर को पार्टनर है तो उसका सिग्नेचर कौन करेगा, उनके गार्जियंस। तो आई होप अब आपके पास कोई HUF का अकाउंट खुलवाने आएगा, आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कर्ता क्या होता है, मेंबर क्या होता है, को पार्टनर क्या होता है। यू शुड बी एबल टू ओपन द HUF अकाउंट नाउ। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, जिसका कर्ता धर्ता जो है एक ही बंदा होता है। ठीक है, सोल एंटिटी, सोल इंडिविजुअल है जो एक तरीके से एक बिजनेस को देख रहा है। ठीक है, उसके लिए हमारे क्या रूल्स हैं, सिंपल ये है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोप्राइटर साइन करेंगे, डिक्लेरेशन साइन करेंगे, फर्म के नाम के जितने भी चेक्स होंगे वो फर्म के नाम पे होंगे, बस साइन जो है वो कौन करेंगे, हमारे प्रोप्राइटर करेंगे। करंट अकाउंट खुलवाते हैं हम प्रोप्राइटर का। ठीक है, उसके अलावा जो है KYC डॉक्यूमेंट्स हम ऑलरेडी हमारे यूनिट 3 में डिस्कस कर चुके हैं, हमें क्या चाहिए होते हैं सोल प्रोप्राइटर के। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स की। जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनमें हमें किस तरह के रूल्स हम फॉलो करते हैं अकाउंट खोलते हुए। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स हैं, मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं ABCD, उन्होंने खोल ली अपनी एक पार्टनरशिप फर्म, हम चारों मिलकर बिजनेस करेंगे। अब जो पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, है ना, कि किसी ने 50% हिस्सा लिया है, किसी ने 10% लिया है, किसी ने 5% लिया है। या कुछ पार्टनर्स होते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ मैं काम मैनेज करूंगा, मैं अपने कैपिटल नहीं लगा रहा। कुछ पार्टनर्स होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स होते हैं एक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इस डिटेल में तो हमें नहीं जाना है, हमें बेसिकली देखना है कि अकाउंट कैसे खोलना है और डॉक्यूमेंट्स क्या लेने हैं। तो पार्टनरशिप दो तरह की हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकता है रजिस्टर्ड भी हो, अनरजिस्टर्ड भी हो, बोथ आर अलाउड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल रहती है एक्सेप्ट इन स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना ही है। हमें जो है ये पार्टनरशिप डीड लेनी है जिसमें हमें पता हो कि पार्टनर्स जो है फर्म के बिहाफ पे साइन कर रहे हैं, और पार्टनरशिप डीड में जो है सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टनर के मेंशन होते हैं। जितने भी चेक्स अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे साइन हो रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट में नहीं जाने चाहिए। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स का, जो कि हम ब्रांचेस में देखते भी हैं कि कई बार पार्टनर्स का बहुत ही गहरा डिस्प्यूट हो जाता है जिसमें समझ नहीं आता हमें करना क्या है, तो उस केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम अकाउंट को होल्ड डाल दें। कई बार क्या होता है कि शुरू में जब पार्टनरशिप फर्म खुलवाई तो चारों पार्टनर से मिलकर बोला कि जो मिस्टर ए है वही हमारा अकाउंट ऑपरेट करेंगे। अब जो बाकी 3 पार्टनर्स हैं उनकी हो गई मिस्टर ए से लड़ाई। अब मिस्टर ए बोल रहे हैं अरे मेरे को तो 5 लाख विड्रॉ करना है, ठीक है अब करो क्योंकि मेरा तो नाम है ही मेंशन।
ऐसे में बट हमें पता है कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट को होल्ड कर देंगे ताकि कोई फ्यूचर में हमें इशू ना आए। पार्टनर कैन बाइंड द फर्म बाय देयर एक्ट। पार्टनर कोई ऐसा काम करता है जिससे फर्म लायबल हो सकती है। ठीक है। अगर कोई एडिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हो रहा है तो हम ओल्ड अकाउंट को जो है फ्रीज कर देंगे और एक नया अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और हम ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में भी हमें किस तरह के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। So this is a simple chapter in terms of the various requirements that we have for different kinds of entities. बट थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ माइन्यूट चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं अकाउंट खोलते हुए, ब्रांच में काम करते हुए। सो आई होप वी आर एबल टू रिवाइज ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेट्स डू सम सैम्पल क्वेश्चंस। थोड़ा सा जो हमने आज पढ़ा है आपको उसका एक रिविजन हो जाएगा। हमारा एक जॉइंट अकाउंट खोलने का प्राइमरी पर्पस क्या है? इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी और इज इट डी? टू अलाउ वन इंडिविजुअल टू मैनेज फंड्स इंडिपेंडेंटली? नहीं। जॉइंट का मतलब ये है कि दो लोग अकाउंट चलाएंगे। दूसरा क्या है? टू एनेबल टू और मोर इंडिविजुअल्स टू एक्सरसाइज जॉइंट कंट्रोल ओवर फंड्स। सही सा लग रहा है ये, तो आई थिंक दिस शुड बी द राइट आंसर। तीसरा क्या है? कि टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द अकाउंट इन केस ऑफ इमरजेंसीज? नॉट एट ऑल। चौथा क्या है? टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ओनली? नो। सो बी हियर इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने ब्लाइंड पर्सन्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है, तो पढ़ते हैं कि ब्लाइंड पर्सन्स के अकाउंट ओपनिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट ट्रू है। ब्लाइंड पर्सन्स कैन नॉट ओपन बैंक अकाउंट्स ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ये तो हमने पढ़ा है कि हमारी सरकार बोलती है हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन मस्ट बी अटेस्टेड बाय समवन वेल नोन टू द बैंक। ये कुछ ठीक लग रहा है ना। Blind persons are required to provide only one photograph for account opening. हमें ब्लाइंड पर्सन के केस में 2 फोटोग्राफ चाहिए होती है। ठीक है, ये हमने देखा था। ब्लाइंड पर्सन मस्ट ऑलवेज ऑपरेट देयर अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट असिस्टेंस। तो इसमें जो है हमें सही स्टेटमेंट बतानी थी। विदाउट असिस्टेंस तो नहीं, हमें जो है उनका अकाउंट या तो कोई अटेस्ट करे या फिर वो एक जॉइंट ऑपरेशन भी अटेस्ट करे, या फिर वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। तो जो हमारी है सिर्फ स्टेटमेंट नंबर बी ही करेक्ट है। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। अब आगे हम बात करते हैं जितने भी लोग हैं जो जेआईबी इस साल के लिए बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव अ जेआईबी सुपर प्लान जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा ए टू जेड। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ्स हैं एंड एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इट इज एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस। आपको सिर्फ 1250 में 6 महीने का, और 12 महीने का अगर आप लेना चाह रहे हैं तो दैट इज 1750। तो यू शुड रियली रियली टेक दिस ऑफर एज सून एज इट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका कोड है आपका बैंकर प्रो। आप लोग ये प्लान हमारा ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक फाउंडेशन बैच भी है जिसमें थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, और एक शॉर्ट टेन्योर के लिए है, तो आप इसके लिए भी हमारा कोर्स का अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी कोड है बैंकर प्रो। अगर आप ये कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी गाइडली की ऐप पर जा सकते हैं और वहां से कोर्स अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको आज के सेशन का पीडीएफ चाहिए तो हमें जाकर टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और रोज देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, so this brings us to the end of the class. I hope it was a useful session for you guys, and we'll see you in the next class. Thank you so much.